कोलोन को सारी को निकाल दिया। प्रोक्टोकोलेक्टमी विद आइलियो एनास्टोमोसिस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं पैन प्रोक्टोकोलेक्टमी विद परमानेंट आइलियोस्टमी। ये 2 सर्जरीज हैं जो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा हुआ है इंडिकेशन फॉर द सर्जरी। इंडिकेशन जो होती है परफोरेशन, टॉक्सिक मेगाकोलोन, हेमरेज, फल्मिनेंट कोलाइटिस, कोलोरेक्टल कैंसर, या तो ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स आने लग गए हैं, ऐसा कुछ, ये जो सब कुछ होगा ये इंडिकेशंस होंगी सर्जरी के लिए। अब किसी को नहीं समझ आया तो पूछ ले। सर्जरी बता दूं, सर्जरी 2 हैं। एक है प्रोक्टोकोलेक्टमी विद आइलियो एनल एनास्टोमोसिस। इसके अंदर क्या करते हैं कि एंड से जो है ना एनल मिकोजा छोड़ देते हैं, उसको हम आइलियस के साथ एनास्टोमोसिस कर देते हैं। कोलोन को सारी को निकाल दिया हमने, आइलियो एनल एनास्टोमोसिस बना दी बाद में। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है पैन प्रोक्टोक्लेक्टमी, सारी की सारी कोलोन को निकाल दिया और परमानेंट आइलियोस्टमी कर दी उसकी। ठीक है, 2 ऑप्शन है। इंडिकेशंस जो है ना काफ़ी सारी हैं। इमरजेंसी इंडिकेशंस जो है उसके अंदर टॉक्सिक मेगाकोलोन, परफोरेशन ऑफ गट, हेमरेज, फल्मिनेंट कोलाइटिस, ये 4 चीज़ें हैं। उसके अलावा जो इलेक्टिव होती हैं, जो मतलब जो थोड़ा हम खुद प्लान करते हैं सर्जरी जिनके लिए, वो ये हैं कोलोरेक्टल कैंसर या कोई एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल उसको वो हो गई है कॉम्प्लिकेशन। उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स सर्जरी उसके मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स आने लग गए हैं, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स स्टार्ट हो गए हैं पेशेंट को, और पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री भी है कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा वाली, तो फिर उनमें हम जल्दी प्लान कर लेते हैं क्योंकि उनमें चांसेस ज़्यादा हैं कि कैंसर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है 20-year-old male presented with discharging sinus in posterior triangle of neck. Examination revealed multiple lymph node matted together in posterior triangle of neck at the site of sinus. पैथोफिजियोलॉजी क्या है डिजीज़ की और मैनेज कैसे करेंगे, अभी ये डिस्कस हुआ है, फिर से बताने की ज़रूरत है तो बताएं, वरना फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि फिर से बताऊं तो वो बता दें। मैं एक मैसेज आया कि बता दें तो मैं बता देती हूँ। 5 स्टेजेस हैं, वो हमने लिखनी है इसके अंदर। सबसे पहले है लिम्फ एडिनाइटिस, लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट हो जाएगी और फर्म कंसिस्टेंसी का होगा लिम्फ नोड। ठीक है, सेकंड स्टेज है स्टेज ऑफ मैटिंग, उसके अंदर क्या होता है सारे के सारे लिम्फ नोड आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। थर्ड स्टेज है स्टेज ऑफ कोल्ड एप्सिस फॉर्मेशन, एप्सिस के अंदर क्या होता है नेक्रोसिस हो जाती है। फोर्थ स्टेज है कॉलर स्टड एप्सिस, उसके अंदर क्या होता है कोल्ड एप्सिस जो है वो डीप से सुपरफिशियल फेशिया के अंदर रप्चर होकर आ जाती है। और लास्ट स्टेज होती है साइनस फॉर्मेशन की। ठीक है, ये 5 स्टेजेस हो गए। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे ट्रीटमेंट के अंदर इसको हमने एंटी टीबी ड्रग्स स्टार्ट करानी है फॉर 9 to 12 मंथ्स के लिए। कोल्ड एप्सिस जो है बनी हुई है, अगर कोल्ड एप्सिस पर स्टेज पे आ रहा है तो उसको ड्रेन करेंगे, साइनस इसके क्योंकि बना हुआ है साइनस को सारे के सारे को एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25-year-old male is brought to you in emergency after road traffic accident with complaint of shortness of breath and bruising on chest. X-ray chest shows an opaque area at the base and shadow above it in right hemithorax with collapsed lung. What is your diagnosis?
ठीक है, हमने इसको हीमोथोरैक्स लिखना है क्योंकि ओपेसिटी यहाँ पे क्या है, ये ब्लड क्लॉट हो गया अंदर, ये चीज़ शो कर रही है। ठीक है, अब जो लोग कह रहे हैं फ्लाइल चेस्ट लिखेंगे, वो बी पार्ट को देख के फ्लाइल चेस्ट ना लिखें, क्योंकि फ्लाइल चेस्ट जो होता है ना, वो दो तरह से प्रेजेंट कर सकता है। वो हीमोथोरैक्स भी करा सकता है और वो नीमोथोरैक्स भी करा सकता है, वो दोनों चीज़ें करवा सकता है। लेकिन इसके अंदर जो हुआ है ना, उसने हीमोथोरैक्स करवाया है, हुआ उसको फ्लाइल चेस्ट ही है, लेकिन हीमोथोरैक्स लिखो आप, डायग्नोसिस तो ज़्यादा सही है। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि हीमोथोरैक्स है। व्हाट इज़ पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग? पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग क्या होता है? जब हम नॉर्मली इनहेल करते हैं इंस्पायरेशन पे, तो चेस्ट मूव करता है आउटवर्ड, लेकिन जब फ्लाइल पैराडॉक्सिकल मूवमेंट्स जो होती हैं फ्लाइल चेस्ट के अंदर, उसके अंदर होता है जब हम इंस्पायर करेंगे तो चेस्ट भी इनवर्ड जाएगा और एक्सपायरेशन में चेस्ट बाहर की तरफ आएगा। ये पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग होती है, मतलब जो नॉर्मल से बिल्कुल ऑपोजिट चली जाएगी। मैनेज कैसे करोगे? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करेंगे और इमरजेंसी थोरैकोटमी कर सकते हैं। उसकी दो इंडिकेशंस हैं, अगर ड्रेन के अंदर 1500 ml से ज़्यादा ब्लड आ रहा हो, या पर आवर 200 ml से ज़्यादा आए फॉर कंसेक्टिव 3 to 4 आवर्स के लिए। ठीक है, समझ आ गया? ये कल भी डिस्कस हुई थी मैनेजमेंट तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विद 4 centimeter mass at upper and outer quadrant of right breast. There is no axial lymph node palpable. True cut biopsy reveal invasive ductal cancer grade 1. There is no evidence of metastasis. What is the stage of cancer? How will you manage? लिखें सब। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास T2 एन नॉट एम नॉट। अगर TNM से देखें तो स्टेज 2 हो जाएगी, अगर मैनचेस्टर दूसरी वाली लिखोगे तो वो स्टेज 1 हो जाएगी। उसके बाद आप सर्जरी प्लान करोगे MRM इसके लिए। और रिसेंट एडवांसेस के अंदर क्या चीज़ है, एक तो हार्मोनल थेरेपी लिख सकते हो, कीमोथेरेपी, और उसके अलावा आप रेडियोथेरेपी, ये बता सकते हो कि ये अब चीज़ें होती हैं, पहले नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। "20-year-old male is brought to the emergency after road traffic accident. Examination revealed that patient is unconscious. GCS is 6.
Blood makes CSF from nose and ear is discharging and there is a bruise behind the ear. What type of head injury in the patient suffering from is the patient suffering from? ये भी पहले भी करवाया, करवाने की ज़रूरत है फिर से? अगर किसी को लग रहा है कि बता दूं फिर से तो बता दो मुझे, मैं करवा देती हूँ फिर से। ठीक है, ये इंजरी ऑफ बेस ऑफ स्कल है और हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 4-year-old child has a bilateral undescended testes and lists 4 possible complications. Complications लिखें फिर से हिस्ट्री में बताती हूँ आपको। पाँच मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, अजानें होने लग गई हैं, उसके बाद मैं स्टार्ट कराती हूँ। यहाँ से 8 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है? 5 मिनट की ब्रेक है।
अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस उसने पूछी हुई हैं। कॉम्प्लिकेशन हर्निया हो सकता है, टॉर्शन, मैलिग्नेंसी का 40 टाइम्स रिस्क जो है ना इंक्रीज होता है। ये एमसीक्यूज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और एट्रॉफी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? लिखेगा कोई क्या करना है? ऑर्किडोपेक्सी करते हैं एट द एज ऑफ 1 ईयर। करते क्या है, इनग्वाइनल इंसिजन देते हैं, टेस्टीज को मोबिलाइज करते हैं जहाँ पे भी पड़ी हुई है ट्रैक के अंदर, और उसको पुल करके स्क्रॉटम के अंदर लेके आते हैं और वापस स्टिचेस लगा के बंद कर देते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60-year-old male presented in OPD with complaint of increased frequency of micturition, thinning of stream, and sense of incomplete evacuation of urinary bladder. Differential diagnosis ये अभी पीछे डिस्कस भी हुआ है, फिर इसे बताऊँ या नहीं? लास्ट पेपर में सेम क्वेश्चन आया हुआ था ये। बताएं कि फिर से करवाऊँ? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 40-year-old gentleman presented with bleeding per rectum for last 2 months. Digital rectal examination revealed an irregular mass 5 centimeter from anal verge. नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट क्या होगा और इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे इसको? बताइए क्या है डायग्नोसिस पहले? ठीक है, इसका है रेक्टल कार्सिनोमा है। क्या क्या आप इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं? पहले इन्वेस्टिगेशन बताती हूँ, फिर इसके ऑपरेशंस बताती हूँ। अपर रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, प्रोक्टोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी और बायोप्सी। ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड ये कर सकते हैं। उसके अलावा जहाँ जहाँ मेटास्टेसिस हो रही है उसकी एक एक इन्वेस्टिगेशन। चेस्ट में, एब्डोमेन में और पेल्विस में मेटास्टेसिस हो सकती है, इसलिए सीटी चेस्ट, एब्डोमेन मेनली लिवर के अंदर, और साथ आप पेल्विस करवा सकते हो। ठीक है, ये 3 इन्वेस्टिगेशन साथ ऐड हो जाएंगे। अब ये है इरेगुलर मैस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम एनल वर्ज, तो इसके अंदर हमने करवानी है एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेशन, लोअर 1/3 के अंदर है। ठीक है, किसी को इस चीज़ में कन्फ्यूजन है तो मैं इसको बता देती हूँ कि होता क्या है। ये ना, ये सही ड्राइंग नहीं बनी, लेकिन ये जो है ना ये रेक्टम है, ये है एनल वर्ज, अगर ये वाला नीचे वाली लाइन, तो इससे अब हम करते हैं रेक्टम को डिवाइड अपर 2/3 और लोअर 1/3 के अंदर। अपर 2/3 हो गई ये वाली, अपर 2/3 के अंदर हम करते हैं एंटीरियर रिसेक्शन, और लोअर 1/3 के अंदर हम कर सकते हैं एब्डोमिनो पेरिटोनियल रिसेक्शन, एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन। ठीक है, लोअर 1/3 के अंदर। अब एक और चीज़ बुक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि जो 6 सेंटी, अगर एनल वर्ज से 6 सेंटीमीटर कोई चीज़ ऊपर होगी ना तो उसकी हम कर सकते हैं एंटीरियर रिसेक्शन। एनल वर्ज से जब हम 6 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे ना
6 सेंटीमीटर यहाँ से जब ऊपर जाते हैं ना तो वो अपर वाले पोर्शन के अंदर आ जाता है, इसलिए वहाँ पे हमने एंटीरियर रिसेक्शन करनी है। अब ये वाला हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है। 5 सेंटीमीटर का मतलब है लोअर 1/3 के अंदर पड़ा हुआ है। लोअर 1/3 के अंदर हमने क्या करनी होती है, एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन। हम करेंगे इसकी एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन, साथ हम इसकी कोलोस्टमी बना देते हैं परमानेंट लेफ्ट आईलिड फोसा के अंदर। ठीक है, अब समझ आ गई है? अगर किसी को समझ नहीं आई तो बताएं, मैं फिर से इसको बताती हूँ। लेफ्ट आइलिड फोसा के अंदर कोलोस्टमी बनाते हैं। हेमरॉइड्स में और रेक्टल सीए में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, अभी किसी ने पूछा हुआ है। तो हेमरॉइड्स जो होते हैं उसके साथ हिस्ट्री होगी समथिंग कमिंग आउट ऑफ एनस, और उसको रेक्टल ब्लीडिंग होगी, साथ उसके जब उसको और कॉन्स्टिपेशन और उसकी बाकी चीज़ों की हिस्ट्री होगी, फ्रेश ब्लड की हिस्ट्री होगी। ये क्लियर हो गया। और जो सर्जरी वाली मैंने बात बताई है कि एनल वर्ड से अगर 6 सेंटीमीटर ऊपर है ना तो उसको हमने अपर 2/3 के अंदर काउंट करना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी आता है, एससीक्यू में भी आता है। हर जगह पे आपको दिया हुआ होगा इतने सेंटीमीटर ऊपर है, अब ट्रीटमेंट क्या करोगे। नहीं हुई तो अभी बताएं इसकी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन रिपीट कर दो। इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले तो आप डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करोगे, जो कि ये कर चुका है, एक उसने इन्वेस्टिगेशन आपको खुद ही बता दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आप इसको कर सकते हो, प्रोक्टोस्कोपी कर सकते हो, सिग्माइडोस्कोपी कर सकते हो, और साथ बायोप्सी आपने ले लेनी है। कोई भी स्कोपी आप जब कर रहे हो ना तो आपने बायोप्सी लेनी है, अगर आपको कैंसर का आपको डायग्नोसिस आपने डिफरेंशियल्स में रखा होगा। उसके अलावा ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ये आपको साइज़ का बता देगा, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड। और ये एमसीक्यूज भी आता है कि अगर टी हमने टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंदर हम टी का पता करना है तो वो हम क्या करेंगे, तो ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड है फॉर रेक्टल सीए के लिए। साथ आप सीटी चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस ये चीज़ें ऐड कर दोगे फॉर मेटास्टेसिस देखने के लिए उसकी। ठीक है, सबको क्लियर हो गया तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये 11 क्वेश्चन है। 30-year-old male presented with history of severe upper GI bleeding for 1 day. There is no previous episode of bleeding. On examination, patient is anoxious, irritable, BP 90/60 है ये, और pulse 110 per minute. How will you manage in order of priority? अच्छा, जब भी अपर जीआई ब्लीड वाला आया है, रिससिटेशन करेंगे, आईवी फ्लूइड्स लगाओ, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हो, तो ताकि हमें, वैसे तो इससे बिल्कुल भी इसका नहीं पता चल रहा कि वेरिसल ब्लीड होगी या अल्सर की ब्लीड होगी। उसके बाद आप करोगे एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, एंडोस्कोपी पे अगर हमें मिल गई हैं वेरिसिस तो बैंड लाइगेशन कर सकते हैं और स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं एंडोस्कोपी से। एंडोस्कोपी से हम इंजेक्शन लगा सकते हैं एड्रीनालिन का, तो उससे ब्लीडिंग कम हो जाएगी। उसके अलावा अब न्यू जो होते हैं हीमोस्प्रेज आते हैं, उससे जब हम उसको एंडोस्कोपी के थ्रू अंदर स्प्रे सारा सारा कर देते हैं, ब्लीडिंग खुद ही रुक जाती है। उसके अलावा क्या कर सकते हो, एंडोस्कोपी के बाद बैलून टेम्पोनेट्स वो वाली चीज़ कर सकते हो। अगर उसको है वैसे इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है कि जीआईटी ब्लीडिंग की कॉज क्या है, अगर उसको वेरिसिस है तो आप शंट्स बना सकते हो, उसके अंदर आप टिप्स लिख सकते हो। ठीक है,
ये सब कुछ हो गया, ये मैनेजमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट उसने पूछा है व्हाट मॉडर्न ट्रीटमेंट मॉडलिटी you will suggest if patient is not improving on endoscopic management and is unfit for surgery। तो हम क्या करेंगे, ये किसी को पता है तो बताया, मैं बताती हूँ। ट्रीटमेंट दोबारा बता दूँ, ट्रीटमेंट इसी ऑर्डर से आप लोगों ने याद रखना है। पेशेंट आया है इमरजेंसी में, उसको रिससिटेट करो, फ्लूइड्स लगाओ, साथ ही उसकी लैब्स भेजो। लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर सीबीसी कराओ, उसकी क्लॉटिंग, सीरम प्रोफाइल, ये वाली सारी चीज़ें भी भेज दो। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एंडोस्कोपी करेंगे इमरजेंसी। एंडोस्कोपी के साथ हम क्या कर सकते हैं, हीमोसप्रेस कर सकते हैं। अगर हमें वेरिसेस मिल गई हैं तो बैंड लाइगेशन कर सकते हैं। उसके अलावा एड्रीनालीन का इंजेक्शन लगा सकते हैं थ्रू एंडोस्कोपी, वो भी ब्लीडिंग को स्टॉप कर देगा। एंडोस्कोपी के बाद क्या कर सकते हैं, बैलून टेम्पोनेट कर सकते हैं, ये करते हैं, ब्लैक मोड ट्यूब होती है उससे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर है वेरिसेस, वेरिसल ब्लीड है, तो आप उसके बाद टिप्स भी लिख सकते हो। इसमें उसने ये लिखा हुआ कॉज क्या है पर जीआई का, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो वेरिसल ब्लीड वाला होगा उसको आपने एंटीबायोटिक्स देनी है, जो अल्सर्स वाला है उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देने हैं, और टेलीप्रेसिन और वेसोप्रेसर्स ये दे सकते हो। और सेकेंडरी ब्लीड ना हो उसके लिए हम बीटा ब्लॉकर्स ऐड कर सकते हैं एक सेशन के बाद। ये वाली बात मेडिसिन में बताई थी आप लोगों को। कॉज इसमें नहीं पता, कॉज इसमें उसने दी हुई नहीं है, क्योंकि हमने खुद से बनानी भी नहीं है, ना ही उसने पूछी है। उसने मैनेजमेंट पूछी है, आप मैनेजमेंट लिखो। कॉज अगर उसको अल्सर्स की हिस्ट्री हो तो अल्सर की ब्लीडिंग होती है तो कॉज वो पता चल जाती है। अगर यहाँ पे लिवर की कोई डिजीज़ पुरानी चल रही हो या साइटीज़ होंगी उसको, तो हम वेरिसल ब्लीड की तरफ सोचेंगे। समझ आ गई है, तो वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, क्वेश्चन कोई भी आए आपने एक दो चीज़ें सिर्फ चेंज करनी होती हैं। समझ आ गई है इस बात की कैसे मैनेजमेंट लिखनी है। ठीक है। अब मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या है, मॉडर्न ट्रीटमेंट वो कहते, एक जगह पे लिखा हुआ है कि ना, अगर ऐसा पेशेंट जो एंडोस्कोपी से सही नहीं हो रहा, उसकी सर्जरी हम प्लान कर नहीं सकते, ठीक है, कॉज हमें नहीं पता चल रहा क्या है, हम क्या करेंगे, हमने एंडोस्कोपी से देख लिया था ना कि कहाँ से ब्लीड कर रहा है, तो हम एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं। जिस वेजल से ब्लीड हो रही है उसको एम्बोलाइज करते हैं ताकि ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकें, क्योंकि वो पेशेंट सर्जरी के लिए अभी अनफिट है, हम सर्जरी नहीं कर सकते, ठीक है, एंडोस्कोपिक एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, एंजियोग्राफिक एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन, हाँ। बीटा ब्लॉकर क्यों देंगे, बीटा ब्लॉकर जो होता है ना, वेरिसल ब्लीड, वेरिसल ब्लीड को सेकेंडरी ब्लीडिंग ना हो, एक दफ़ा ब्लीडिंग जब रुक जाती है ना वेरिसल ब्लीड की, तो हम बीटा ब्लॉकर्स ऐड करते हैं उसको, स्पैज्म करता है वो आर्टरीज का, तो ब्लीडिंग दोबारा नहीं होगी, तो वो उसके लिए है। यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, वैसे मैंने बता दिया। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया। क्वेश्चन अब किसी भी तरह से आएगा, आप लोगों ने यही थोड़ा बहुत आगे पीछे करके लिख देना। समझ आ गई है सबको, नेक्स्ट पे चलते हैं। 45 ईयर ओल्ड मेल है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, प्रेजेंटेड विद दी गैंग्रीन। डिफरेंट टाइप ऑफ गैंग्रीन क्या होती है, लिखें सब लोग। ठीक है, 3 टाइप्स होती हैं, ड्राई गैंग्रीन होती है, वेट या मॉइस्ट होती है, और गैस गैंग्रीन होती है। ड्राई कब होती है, जब आर्टरी की डिजीज़ है, आर्टीरियल कोई मसला चल रहा होता है, तो ड्राई गैंग्रीन होती है। वेट और मॉइस्ट कब होती है, डायबिटिक्स के अंदर ये ज़्यादा कॉमन है, वेट और मॉइस्ट वाली, ठीक है। और जो होती है गैस गैंग्रीन, वो क्लॉस्ट्रीडियम की वजह से होती है, आप लोगों को पता है। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवाओगी गैंग्रीन के लिए,
गैंग्रीन के अंदर के लिए ना हमने सारी इन्वेस्टिगेशंस करवानी है जो हम आर्टीरियल डिजीज़ में करवा रहे थे। सीबीसी वगैरह करवाओ, ठीक है। उसके बाद लिपिड प्रोफाइल करवाओ, क्लॉटिंग और ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग प्रोफाइल करवाओ, ईसीजी करवाओ, एको करवाओ, ताकि हमें कॉज का पता चल जाए कहाँ से आ रहा है, कोई एम्बुलेंस आया था या क्या, किस वजह से गैंग्रीन हो रही है। उसके अलावा हम क्या करा सकते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एमआरआई और सीटी करा सकते हैं। डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? हर गैंग्रीन का ट्रीटमेंट ऑप्शन अपना होता है, तो इसलिए आपने अलग अलग ही बना के लिखो। जो ड्राई गैंग्रीन होती है उसको कुछ भी, एक दफ़ा गैंग्रीन हो गई है ना जब, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों ने पेशेंट्स देखे होंगे ड्राई गैंग्रीन वाले, उनके फिंगर्स या तो टोज़ के अंदर ज़्यादा कॉमन है, एक या दो टोज़ बिल्कुल सूख जाते हैं और ब्लैक हुआ हुआ होता है। उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं कर सकते, हमने बाकी ट्रीटमेंट उसको देना है, लेकिन गैंग्रीन जो हो गई है वो इरिवर्सिबल है। आर्टीरियल उसकी क्योंकि हुई हुई है जो भी, उसको बाकी आर्टीरियल ट्रीटमेंट देना है, लेकिन गैंग्रीन का कुछ नहीं कर सकते। ड्राई गैंग्रीन को खुद ब खुद ही वो जो है ना फिंगर उसकी साइड पे खुद ही अलग हो जाएगी। जो वेट या मॉइस्ट गैंग्रीन है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि उस वाले पार्ट का जो जहाँ पे गैंग्रीन हुई हुई है उसको कहेंगे हाइजीन मेंटेन करे, उसकी केयर रखे, डायबिटीज़ को अपनी को कंट्रोल करे और एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं ताकि गैंग्रीन पे इन्फेक्शन ना हो। उसके अलावा जो अगर कोई गैंग्रीनस पार्ट की, उसको थोड़ा सा एक्सीएन भी कर सकते हैं सर्जिकल, और एम्पुटेशन एंड भी कर सकते हैं। गैस गैंग्रीन वाला जो है वो है क्लॉस्ट्रीडियम की वजह से, उसके अंदर सर्जिकल एक्सीएन करनी है गैंग्रीनस पार्ट की, साथ एंटीबायोटिक्स ऐड करनी है आपने। और अगर पूरी की पूरी गैंग्रीन हो चुकी है, जो इरिवर्सिबल वाली स्टेज पे अगर चला गया है, तो एम्पुटेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अलग अलग बना के ट्रीटमेंट लिखना है इसका आप लोगों ने। जो लोग कह रहे हैं रिपीट करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस के अंदर सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, कोलेटन प्रोफाइल, ईसीजी और एको, डॉपलर, एमआरआई, सीटी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ड्राई गैंग्रीन को इरिवर्सिबल है, कुछ भी नहीं कर सकते फॉर गैंग्रीन, बाकी डिजीज़ जो ऊपर चल रही है उसको ट्रीट करेंगे। वेट और मॉइस्ट गैंग्रीन वाले को कहेंगे कि अपने वुंड का ख्याल रखें, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, उसके अलावा एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो। गैस गैंग्रीन वाले को सर्जिकल एक्सीजन प्लस एंटीबायोटिक्स, और अगर एंड स्टेज है गैंग्रीन की तो एम्पुटेशन की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया, आप समझ आ गई? Next question. 60-year-old female presented with non-healing ulcer in at buccal mucosa. Recently, she's developed complaint of difficulty in opening of mouth. Most likely diagnosis क्या है? लिखें diagnosis. ठीक है, ओरल कैंसर है, स्क्वेमस सेल कैंसर ऑफ ओरल कैविटी लिख सकते हैं। अब जो कह रहे हैं टेटनस, टेटनस नहीं है ये बिल्कुल भी, क्योंकि नॉन हीलिंग अल्सर के साथ हुआ है ये, उसको ट्रिस्मस वाली चीज़ आई है। टेटनस की हिस्ट्री इस तरह से नहीं होती, और सर्जरी में टेटनस का कोई काम नहीं है, सर्जरी में नहीं आता टेटनस वाला पेशेंट, तो वो मेडिसिन में आएगा सिनेरियो आपको। इसका डायग्नोसिस क्या है? ओरल कैंसर है। इन्वेस्टिगेट क्या करोगे और ट्रीट कैसे करोगे? इन्वेस्टिगेशन के लिए वही चीज़ें हैं, बायोप्सी आपने करानी है, एक्सरे करा सकते हो ताकि बोन के अंदर आप इन्वेजन देख लो, एमआरआई करा सकते हैं, और अगर कोई लिम्फ नोड है तो लिम्फ नोड की बायोप्सी करा सकते हैं साथ। उसके अलावा ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सर्जरी करते हैं, जो पोर्शन इन्वॉल्व है उसको रिमूव करना है, साथ आप रेडियोथेरेपी दे सकते हो।
अगर कोई बोन इन्वॉल्व हो चुकी है, मतलब मैक्सिला या मैंडिबल कुछ इस तरह का है, तो बोन को रिमूव करते हैं, उसके लिए सर्जरी बेस्ट होती है पहले। और जो छोटे मतलब अभी थोड़ा सा अल्सर है, तो अल्सर को रिमूव करके रेडियोथेरेपी साथ देते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? किसी को नहीं समझ आई तो पूछे, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। अब 2 पेपर हो गए हैं, इन पेपर्स में से किसी को कुछ समझ नहीं आया तो अभी पूछ ले। ये क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, सुन ले सारे। इसको है ओरल कैविटी का कैंसर, ठीक है, ओरल कैंसर है। हमने इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या कराना है, बायोप्सी करानी है, एक्सरे करा सकते हैं बोनी इन्वेजन्स के लिए, एमआरआई करा सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू के लिए, लिम्फ नोड्स जो भी अगर हैं तो उसकी भी बायोप्सी ले लेंगे। सर्जरी और रेडियोथेरेपी 2 चीज़ें हैं जो कि ट्रीटमेंट के लिए काम आती हैं। सर्जरी के अंदर क्या करेंगे, जिस जगह पे इन्वॉल्वमेंट है उस जगह को रिमूव करेंगे। अगर प्राइमरी क्लोजर हो सकता है तो ठीक है, वरना फ्लैप लगा के क्लोज करेंगे, डिपेंड करता है कितनी जगह को इन्वॉल्व किया हुआ है। साथ रेडियोथेरेपी देंगे। अगर कोई बोन इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल मैक्सिला या मैंडिबल, तो उसको रिमूव करेंगे और बाद में हम रेडियोथेरेपी साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगी जो एजेंट्स के नाम पूछे हुए हैं ना, प्रोक्टस कोलाइडल एजेंट्स के, ग्रुप में भेज देती हूँ इसके बाद। जैसे बुक में लिखे हुए हैं ये। अब नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। ये 2019 का एनुअल का पेपर है। ये क्वेश्चन 1, डायबिटिक फीमेल है, पेशेंट 60 ईयर ऑफ एज, रेफर टू द सर्जिकल डिपार्टमेंट आफ्टर एन acute अटैक ऑफ myocardial infarction along with AFib. 4 hours later, she complained of severe pain in her right calf along with numbness. Most likely diagnosis. इस तरह का एक क्वेश्चन हमने कल भी किया था, बताएं जल्दी से। ठीक है, ये एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया है ड्यू टू एम्बोलाइजेशन की वजह से। कल डिफरेंस बताया था आप लोगों को, थ्रोम्बोसिस का और एम्बोलाइजेशन का डिफरेंस। वो इसको जो है एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ है, एक्यूट हिस्ट्री है और सीवियर पेन है, तो ये एम्बोलाइजेशन की वजह से है और सिर्फ एक लिम्ब के अंदर है। ठीक है, ये होगी डायग्नोसिस। अदर क्लिनिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म टू मेक डायग्नोसिस। तो इसके अंदर हम देखते हैं 6 पीज। पेन होती है आउट ऑफ प्रोपोर्शन, पल्सलेस होती है, उसके अलावा पेल होती है, पैरेस्थीसिया होती है, पैरालिसिस होती है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होंगे इस पेशेंट के लिए। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले तो हमने पेन को रिलीव करवाना है, उसको एंड उसको देंगे, पेन किलर्स देंगे। उसके बाद हम हेपरिन इंजेक्ट करते हैं, 5000 यूनिट्स हेपरिन का देते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन जो चल रही है, एट्रियल फिब्रिलेशन को कंट्रोल करना है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन का ट्रीटमेंट लिखना पूरा नहीं ज़रूरी, बस आप लिख सकते हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन को कंट्रोल करेंगे, बीटा ब्लॉकर या डाइजॉक्सिन दे सकते हैं। मेडिसिन में इंपॉर्टेंट है पूरा पूरा ट्रीटमेंट, यहाँ पे पूरा नहीं लिखना। उसके बाद आप एस्पिरिन लिखोगे एंटीप्लेटलेट्स के साथ। एम्बोलेक्टमी कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है 6 आवर्स के अंदर हम एम्बोलेक्टमी कर सकते हैं। एम्बोलेक्टमी
एक सर्जिकल प्रोसीजर हो गया, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हैं बाय गिविंग टीपीएस। उसके अंदर एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये वाली चीज़ें आती हैं। ठीक हो गया, जो हम कर सकते हैं थ्रोम्बोलाइसिस। एम्बोलेक्टमी कैसे करते हैं? एम्बोलेक्टमी ऐसे करते हैं कि हम कैथीटर पास करते हैं फेमोरल आर्टरी से, और जहाँ पे पड़ा हुआ है थ्रोम्बस, एम्बोलस जहाँ पे पड़ा हुआ है उसको रिमूव कर देते हैं आर्टरी से। ठीक है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने नाम लिखने आपको बता दिया। डायग्नोसिस एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया था इसका। ठीक है, कल भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था। अब नेक्स्ट करते हैं। 65-year-old man is admitted in emergency with lower abdominal pain, distension, frequent vomiting, and absolute constipation for last 4 days. There is no history of melena and weight loss. On examination, he is dehydrated with pulse 102, BP 90/70, abdomen is tense and tender in lower part के अंदर. Digital rectal examination is non-significant. Abdominal abdominal X-ray reveal air distended loop in left iliac fossa के अंदर. Diagnosis क्या है, लिखें सब. ठीक है, उसके सिम्टम्स हमें बता रहे हैं कि लार्ज बावल की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, एंड पे उसने जो एक्सरे की फाइंडिंग बताती है वो हमें कहता है कि सिग्मॉइड वॉल्वुलस की तरफ जा रही है। ठीक है, सिग्मॉइड वॉल्वुलस हुई है, उसकी वजह से लार्ज बावल की ऑब्स्ट्रक्शन है। क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गई। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम इमरजेंसी रूम के अंदर, और डिफरेंट ऑपरेटिव प्रोसीजर क्या है। पेशेंट आया, उसको आपने करना है रिससिटेट। रिससिटेशन के अंदर क्या करना है, फ्लूइड्स देने हैं, एनजी पास करनी है, एनजी से डीकम्प्रेस करना है। ठीक है, एक्सरे एब्डोमेन करवाओगे, ये भी इमरजेंसी रूम में ही करवाते हैं, तो आपको ओमेगा साइन मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इमरजेंसी रूम में ही फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी से कोशिश करोगे कि अनट्विस्ट हो जाए सिग्मॉइड। ठीक है, सिग्माइडोस्कोपी करके। उसके बाद नहीं हुई तो हम ऑपरेशन की तरफ जाएंगे। ऑपरेशन के अंदर क्या करते हैं, लेप्रोटमी करते हैं और इसको अनट्विस्ट करते हैं। अगर गैंग्रीन हुई है तो गैंग्रीनस पार्ट को निकाल देंगे, और जब गैंग्रीनस पार्ट को निकालेंगे, फ़ौरन से प्राइमरी क्लोजर नहीं करना होता, तो इसलिए हम कोलोस्टोमी बना देते हैं। एक एक तरीका ये है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो वाइएबल गट है ना, उसको हम सिग्माइडोपेक्सी कर सकते हैं। सिग्माइडोपेक्सी का क्या मतलब होता है, सिग्माइड को एब्डोमिनल वॉल के साथ साइड से अटैच कर दें, ताकि स्टिचेस लगा देते हैं 2-3 जगह से, ताकि वो फिर से वॉल्वुलस में ना जाए। लेकिन ये जो होता है प्रोसीजर, इसका रिकरेंस हो जाता है सिग्माइड वॉल्वुलस का, इसलिए बुक्स कहती हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा यही है कि सिग्माइड को निकाल दिया जाए, जो तक रिकरेंस ना हो। सिग्माइड कोलेक्टमी करें और साथ कोलोस्टोमी बना दें। ठीक है, और जो कोलोस्टोमी बनाई है वो 6 to 8 वीक के बाद हमने रिवर्स कर देनी है। तो इसके अंदर क्या हो गया है, 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी से हम कर सकते हैं, फिर हम लेप्रोटमी करके गैंग्रीनस पार्ट को निकाल देंगे, वाइबल को सिग्माइडोपेक्सी कर सकते हैं। लेकिन सिग्माइडोपेक्सी का रिकरेंस का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए हम सिग्माइड कोलेक्टमी करते हैं, सिग्माइड को ही निकाल दो और साथ कोलोस्टमी बना दो, और 6 to 8 वीक के बाद कोलोस्टमी को रिवर्स कर देना है।
ये समझ आ गया? किसी को समझ नहीं आया तो पूछिए अब। इमरजेंसी रूम के अंदर क्या करना है? रिससिटेट करना है, एक्सरे कराना है, और उसके बाद आपने सिग्माइडोस्कोपी से, फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी से अनट्विस्ट करने की कोशिश करनी है। इमरजेंसी रूम में ये कर सकते हैं। इसका आप डायग्नोसिस पूरा लिखोगे, सिग्माइड वॉल्वुलस लीडिंग टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जो डायग्नोसिस लिखना होता है। सिग्माइड कोलेक्टमी के अंदर जो है ना, पूरी सिग्माइड को रिमूव कर रहे हैं। गैंग्रीनस वाले को रिमूव करके हम मतलब छोड़ देते हैं, ठीक है। वो वायबल को हम सिग्माइडोपेक्सी कर सकते हैं। कोलोस्टमी क्यों करेंगे? पहले से क्लोज कर दें, क्योंकि जब गट के अंदर कोई मसला जब होता है ना, तो साइड वाली जो बाकी पोर्शन पड़ा हुआ होता है नॉर्मल वाला, वो भी उस वक्त सॉफ्ट हुई हुई होती है। अगर हम प्राइमरी क्लोजर करें ना, उसी वक्त एनास्टोमोसिस बना दें, तो उसका एनास्टोमोसिस लीक होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। वो परफोरेशन की वजह से हो, ऑब्स्ट्रक्शन से हो, किसी भी वजह से हो, तो एनास्टोमोसिस लीक हो जाएगी और उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। इसलिए डॉक्टर्स जो है प्रेफर करते हैं कोलोस्टमी बना दो या आइलियोस्टमी, जिस भी पोर्शन का आप कर रहे हो, कोलोस्टमी या आइलियोस्टमी बना दो, स्टोमा बना दो। और 6 to 8 वीक के बाद जब गट बाकी हेल्दी हो गई है आगे से सारी की सारी, तो फिर उसके बाद आप रिवर्सल कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। थर्ड क्वेश्चन है, 56-year-old female presented with bleeding per rectum for last 3 months से on proctoscopy. She has mass 2 centimeter in size, 5 centimeter from anal verge. What is the suspected diagnosis? और ये अभी डिस्कस हुआ है, फिर से भी कर लेते हैं, बताएं आप लोग अभी। ठीक है, रेक्टल्स ये है। हम इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवाएंगे? डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, प्रोक्टोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी, बायोप्सी। इन दोनों स्कोपी में से किसी के साथ भी लिखते हैं ना, बायोप्सी भी लेंगे। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एब्डोमेन, पेल्विस एंड चेस्ट, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन वही चीज़ें आ गई। अब उसने ये पूछा है स्टेजिंग कैसे करोगे ना, स्टेजिंग इसके अंदर पूछी हुई है, उसने ट्रीटमेंट नहीं पूछा। वैसे ट्रीटमेंट इसका अगर पूछा होता तो एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन करनी थी, क्योंकि लोअर 1/3 के अंदर था। अच्छा, उसके बाद क्या है, हाउ विल यू स्टेज द डिजीज़। स्टेजिंग होती है दो तरह से, या तो आप डीएनएम क्लासिफिकेशन कर सकते हो या ड्यूक्स क्लासिफिकेशन कर सकते हो। स्टेजिंग बता रही हूँ, सुन लो और फिर बुक से भी देख लेना। T1 कहाँ पे होती है? सबम्यूकोसा के अंदर होती है। T2 मस्कुलरिस प्रोप्रिया के अंदर चली गई है। T3 पेरिकोलिक फैट के अंदर है और T4 अदर ऑर्गन्स के अंदर चली गई है। उसके बाद N के ऊपर आएंगे तो N नॉट का मतलब है नो, N1 1 to 2 लिम्फ नोड, N2 3 to 5 लिम्फ नोड, ठीक है। और मेटास्टेसिस का तो आपको पता है, M नॉट कोई मेटास्टेसिस नहीं है और मेटास्टेसिस है, ये तो। उसके बाद अगर हम देखें ड्यूक्स क्लासिफिकेशन, मतलब ड्यूक्स की तरह स्टेजिंग करेंगे तो उसके अंदर होता है ABCD ना, तो उसके अंदर A आएगा इन्वेजन बट नॉट ब्रीचिंग मस्कुलरिस प्रोप्रिया, ये है A। बी के अंदर आता है मस्कुलरिस प्रोप्रिया ब्रीचिंग, ब्रीच हो गया है बट नॉट इन्वॉल्विंग लिम्फ नोड। सी के अंदर आता है लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट और डी के अंदर आता है डिस्टल मेटास्टेसिस।
ठीक है, ये आप लोग लिख दोगे, जोन सी भी दोनों में से लिखना चाहो लिख सकते हैं, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया कि आपने कौन सी स्टेजिंग लिखनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट आर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, 2 एग्जाम्पल और ट्रीटमेंट लिखें, कल भी हुआ था डिस्कस। सबसे पहले लिखनी है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की डेफिनेशन। ड्यू टू अंडरलाइंग डिजीज बोन बिकम स्ट्रेंथ ऑफ बोन डिक्रीज एंड ड्यू टू माइनर ट्रॉमा फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, 2 एग्जांपल्स देनी है। एग्जांपल्स के अंदर आप प्राइमरी बोन ट्यूमर लिखोगे, उसके अंदर एविंग सार्कोमा लिख सकते हो, ऑस्टियोइड सार्कोमा लिख सकते हो, और सेकेंडरी बोन ट्यूमर के अंदर आप लिख सकते हो ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, रीनल सेल कैंसर। उसके अलावा आप मल्टीपल माइलोमा लिख सकते हो। जो चीज़ें याद रहती हों वही लिखो। ठीक है, उसके बाद आउटलाइन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? कोई भी फ्रैक्चर आएगा ना, उसका ट्रीटमेंट आप लोगों ने ये लिख देना उठा के। सबसे पहले तो ATLS प्रोटोकॉल ABCD, वो आपको पता है क्या क्या लिखना है, ये नहीं लिख देना ABCD। उसके बाद पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, अगर ओपन फ्रैक्चर है तो एड टेटनस प्रोफाइलेक्सिस। एक्सरे कराएंगे इन 2 व्यूज़, AP एंड लेटरल व्यू। एक्सरे करवाएंगे अबव द जॉइंट एंड बिलो द जॉइंट। एक्सरे दूसरी लिम्ब का भी करवाना है, अगर राइट साइड का इंजरी है तो लेफ्ट साइड के भी कराओ एक्सरे। उसके बाद उसको रिड्यूस करो फ्रैक्चर को। उसके बाद फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करो या फिक्सेशन करो, कास्ट से या स्प्लिंट से या ट्रैक्शन से या नील्स और पिन्स लगा के, किसी भी तरह से। उसके बाद जब ठीक हो गया है, बंदा जब आएगा तो फिर एक्सरे फिर से करो ताकि पता चले आपको कि स्टेबलाइज हो गई है बोन के नहीं, और एंड पे रिहेबिलिटेशन। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ये जो होते हैं फ्रैक्चर्स, इनके अंदर रेडियोथेरेपी भी देते हैं। अगर मेटास्टेसिस हुई है तो रेडियोथेरेपी का रोल होता है। फ्रैक्चर के अंदर नहीं, बोन मेटास्टेसिस के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 5 है, 70-year-old man with periampullary carcinoma is being prepared for palliative surgery. He is deeply jaundiced with fever and have deranged bleeding profile. How will you prepare this patient for surgery? Write down the name of minimally invasive procedure likely to be used to relieve the symptoms, और पेलिएशन ऑपरेशन कौन से होते हैं। आप लोग लिखो इसका, जिसको जितना आता है, फिर बताती है। ठीक है, इसको सबसे पहले रिहाइड्रेट करना है अच्छे तरीके से, ताकि रीनल शटडाउन के अंदर ना जाए पेशेंट। जॉन्डिस उसको हुआ है पहले। डिहाइड्रेशन करोगे सबसे पहले, उसके बाद आप उसको क्या दे सकते हो, विटामिन के दे सकते हो इसकी, क्योंकि ये सारे के सारे डी रेंज है ना।
प्रोफाइल, उसकी ब्लीडिंग प्रोफाइल। विटामिन के दे सकते हो, फ्रेश फ्लोजन प्लाज्मा दे सकते हो, इन दोनों में से कोई एक चीज़। डायरेटिक्स दोगे, एंटीबायोटिक्स ऐड करोगे, और हम कोशिश करते हैं ग्लूकोज कंटेनिंग फ्लूइड्स दें इसको, मतलब डेक्सट्रोज वाटर देते हैं ऐसे पेशेंट्स को। सलाइन नहीं देना क्योंकि लिवर काम नहीं कर रहा, तो उसको डेक्सट्रोज देना है। ठीक है। उसके बाद मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। अच्छा हाँ, और प्रिपरेशन के अंदर अगर बिलीरुबिन का इसने लेवल नहीं बताया हुआ, अगर लेवल बताया हो और 15 से ज़्यादा हो, 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, तो हम बिलरी ड्रेनेज करते हैं ERCP के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम कौन सी कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक पेपिलेक्टमी कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिक पेंक्रियाटिकोड्यूडेनेक्टमी कर सकते हैं, विपल्स प्रोसीजर लेप्रोस्कोपिक भी होता है, वो कर सकते हैं मिनिमली इन्वेसिव के अंदर। उसके बाद फिर से रिपीट कर रही हूँ, सारा सुन ले, सब भी कुछ ना कुछ कह रहे हैं, रिपीट कर दो। सबसे पहले हमने उसको रिहाइड्रेट करना है, विटामिन के देना है, फ्रेश फ्लोजम प्लाज्मा दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उसके अलावा डायूरेटिक्स दे सकते हैं और एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। ग्लूकोज कंटेनिंग फ्लूइड्स देने की कोशिश करनी है, डेक्सट्रोज वाटर। अगर बिलीरुबिन का लेवल 15 से ज़्यादा है तो हम ऑपरेशन से पहले बिलियरी ड्रेनेज करेंगे थ्रू ERCP। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एंडोस्कोपिक से हम क्या कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक पेपिलेक्टमी कर सकते हैं। पेपिलेक्टमी क्या होता है, एब्यूला ऑफ वाटर होता है ना जो, उसके साइड से मिकोजा को रिमूव कर देते हैं ताकि वो खुद थोड़ा सा उसका डायलेट हो जाए, उसकी वो कंप्रेस ना हुआ पाओ। लेप्रोस्कोपिक पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनेक्टमी कर सकते हैं, पेंक्रियाज का पोर्शन और ड्यूडेनम का पोर्शन लेप्रोस्कोपिकली भी रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा विपल्स प्रोसीजर लेप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं। विपल्स के बाद हम, विपल्स बस आप लोग लिख तो पूरी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब समझ आ गया, ये दो पार्ट्स हो गए हैं। अब पेलिएटिव ऑपरेशन क्या कर सकते हैं। अब इसको हुआ हुआ जॉन्डिस, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम कर सकते हैं स्टेंट डाल सकते हैं, स्टेंटिंग कर सकते हैं CBD के अंदर थ्रू ERCP, एक ये हो गया। दूसरा हम कर सकते हैं सर्जिकल बाईपास। सर्जिकल बाईपास के अंदर हम क्या करते हैं, कोलिडोकोजिजिनोस्टमी, कोलिडोकोजिजिनोस्टमी, जिजिनम के अंदर डायरेक्ट चैनल बना देंगे ताकि ड्रेनेज सही से हो। अच्छा, इस पेशेंट के अंदर तो अब उसने नहीं कहा हुआ, लेकिन जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर नेक्स्ट ये होता है कि कुछ अरसे के बाद गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जानी होती है। तो इसीलिए जब हमने एक दफ़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, लेप्रोटमी कर रहे हैं, खोला हुआ है एब्डोमेन को, तो साथ ही उसके अंदर हम गैस्ट्रोजिजिनोस्टमी कर देते हैं। पाइलोरस को और ड्यूडेनम को रिमूव कर दो, गैस्ट्रोजिजिनोस्टमी कर दो। पेन के लिए पेन किलर्स दे सकते हैं, फीवर के लिए भी उसको वही देंगे हम, साथ पेन एंटीपायरेटिक्स देंगे। और अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो सिलिक ब्लॉक कर सकते हैं, सिलिक एक्सिस का। और बाद में उसको पेंक्रियाटिक एंजाइम दे सकते हैं आफ्टर सर्जरी, मतलब क्योंकि प्रॉपर बन नहीं रहे तो रिमूव कर दिया। ठीक है, समझ आ गया, नहीं समझ आया तो बताएं, वरना नेक्स्ट पे चलते हैं। Next question है, 35-year-old female admitted after drinking half glass of acid 12 weeks ago after a conflict with her husband. She has now absolute dysphagia. Clinical diagnosis क्या है, बताएं। सही है, इसके अंदर बिनाइन एसोफिजियल स्ट्रक्चर बन गया है, क्योंकि उसने एसिड पी लिया है तो उससे स्ट्रक्चर बन जाता है, और एब्सोल्यूट डिस्फेजिया के साथ।
अच्छा, अब एक और चीज़, दो चीज़ें हो सकती हैं। अब इस वाले पेशेंट को तो था एब्सोल्यूट डिस्फेजिया, तो हमने कहा कि एसोफेजियल स्ट्रक्चर है। अगर पेशेंट आता कि उसको रिकरेंट वॉमिट, यही हिस्ट्री होती, लेकिन यहाँ पे क्या होता, रिकरेंट वॉमिटिंग है और वॉमिटिंग किसी तरह से भी नहीं रुक रही और वॉमिटिंग के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है, तो फिर क्या होता, बताएं। ठीक है, हाँ, भी किसी का आ गया मैसेज। अच्छा, ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन वाले लोग ठीक है। जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कह रहे हैं, रिफ्लक्स नहीं होता, दो सबसे ज़्यादा कॉमन है एसिड के साथ, जो वार्ड में भी आती हैं कॉम्प्लिकेशन। एक तो डिस्पेजिया होता है, स्ट्रक्चर की वजह से स्ट्रक्चर बन गया है, और दूसरा जो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन वाला होता है, उसके अंदर सक्सेशन स्प्लैश दी हुई हो सकती है आपको साथ के फाइंडिंग में ये है। ठीक है, मेडिसिन में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और बल्कि जनरल सर्जरी में भी क्वेश्चन है इसका, लेकिन ये डिस्पेजिया के साथ आया तो हमने स्ट्रक्चर लिखना। दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपको बताती हैं क्या हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन कौन सी कराओगे, बेरियम्स फेलो कराएंगे, अपर जीआई एंडोस्कोपी कराएंगे, दो इन्वेस्टिगेशन। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जो स्ट्रक्चर है उसको डायलेट करने की कोशिश करेंगे, डोमेटिक डायलिटेशन कर सकते हैं, साथ हम स्टंट डाल सकते हैं। ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर अगर के लेवल पे है तो उसको रिपेयर करेंगे। अगर स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है कि वो मतलब खुल ही नहीं रहा, डायलेट करने की हम कोशिश कर चुके हैं, तो थोड़ा सा जो पोर्शन है उस स्ट्रक्चर वाले पोर्शन को रिमूव करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देंगे। ठीक है, ये समझ आ गई है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किसी ने कहा है कि गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन वाला रिपीट कर दें। अगर स्ट्रक्चर बना होता, एक मिनट में बताती हूँ। स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे बन सकता है, एक तो एसोफेगस के अंदर इस जगह पे स्टेनोसिस हो गई, बेसिक पी है ना इसमें। दूसरा क्या हो, यहाँ से यहाँ पे पाइलोरस वाली जगह पे स्टेनोसिस होके बंद हो जाए। ठीक है, एक कॉज उसका एसिड भी है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का, और भी कॉजेज होते हैं। अब जो ये वाली हमारी वाली पेशेंट थी, इसका पड़ा हुआ है यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो ये आई है डिस्पेजिया के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अभी खाना वो खा रही है, आगे जाता ही नहीं है, बाहर आ जाता है, डिस्फेजिया के साथ आई है। ठीक है, उसको डिस्फेजिया हो रहा है। अब अगर होता दूसरी जो कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ, एक मिनट, जिसके पड़ा हुआ है यहाँ पे, वो खाना तो खा सकती है, खाना आएगा, फुली डाइजेस्ट नहीं होगा और उसको बार बार आएगी वॉमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी बार बार। ठीक है, बार बार वो वॉमिट करेगी और इस तरह से हिस्ट्री होगी कि जो उसने सुबह खाना खाया था, नाश्ता किया था, रात को भी जो वॉमिटिंग आती है उसके अंदर भी वो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स पड़े होते हैं। इस तरह का होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है तो इसलिए बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें अब। 7th question. A young boy suffered a head injury in motorcycle accident, arrived in emergency with bleeding from his head and GCS is 8. GCS लिखना है भाई, अब इसका खुद ही मैं बता दूं क्योंकि आप सब लोग सुन लो, क्योंकि लंबा हो जाएगा लिखने के लिए आप लोगों के लिए। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमने देखनी है आई। अगर वो स्पॉन्टेनियसली आई ओपन करता है तो 4 स्कोर, अगर आवाज़ देने पे टू वॉइस तो 3 स्कोर, पेन पे 2 स्कोर, और ओपन ही नहीं करता आई तो 1 स्कोर। दूसरी चीज़ हम देखते हैं वर्बल, नॉर्मल हमारे से बात कर रहा है, नॉर्मल कन्वर्सेशन है तो 5 स्कोर। अगर वो कंफ्यूज है या डिसोरिएंटेड है, ये दो वर्ड्स यूज हो सकते हैं, तो आ जाएगा 4 स्कोर। अगर कोई कोहरेंस नहीं है, सिर्फ वर्ड्स बोल रहा है, वो वर्ड्स को देते हैं हम 3 स्कोर।
और अगर सिर्फ साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, कोई वर्ड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो 2 स्कोर। और अगर नन कुछ भी नहीं है इनमें से वर्बल के अंदर, तो 1 स्कोर। उसके बाद हम जाते हैं मोटर के ऊपर। नॉर्मल मोटर मोटर उसका एक्शन है, हम उस हाथ पाँव हिला रहा है, 6। पेन को लोकलाइज करता है, 5। पेन को विड्रॉ करता है, पेन हम देते हैं तो विड्रॉ करता है अगर हाथ दूर कर रहा है इस तरह से, तो 4। अगर फ्लेक्शन करता है या डीकॉर्टिकेट, 2 वर्ड्स यूज हो सकते हैं, तो 3। अगर एक्सटेंशन या डीसेरिब्रेट है तो 2, और अगर कुछ भी नहीं है तो 1। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिवेंट सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। कल भी बताया था सेकेंडरी ब्रेन इंजरी होती क्यों है। हाइपोक्सिया, हाइपरकेपनिया, रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, हेमरेज एंड फिट्स। इन सबको अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो हम सेकेंडरी ब्रेन इंजरी को रोक सकते हैं। इंट्राक्रैनियल प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए आपने क्या करना है, मैनिटोल दे सकते हो, हाइपर वेंटिलेशन, बारबिचुरेट्स, ऑक्सीजन उसको अच्छी देनी है ताकि हाइपोक्सिया ना हो। उसके बाद इंट्राक्रैनियल हेमरेज पड़ा हुआ है तो उसको एवैक्यूएट करोगे। अगर फ्रैक्चर है जो कि डिप्रेस है तो उसको एलिवेट करोगे। फिट्स हो रहे हैं तो उसको लोराज़ेपाम या डाइज़ेपाम दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे स्टेप्स, बस यही मेन चीज़ है। समझ आ गया ये। नेक्स्ट पे चलें। 45-year-old patient with a history of pulmonary tuberculosis is admitted with sudden shortness of breath and left-sided chest pain. He is tachycardic, tachypneic, and oxygen saturation is 89 at room temperature, at room air, with absent breath sounds on left side and hyperresonant percussion. Clinical diagnosis. ठीक है, ये है नीमोथोरक्स और ये है सेकेंडरी नीमोथोरक्स। सेकेंडरी मैंने इसको क्यों कहा है, क्योंकि उसको टीबी पहले हुई भी थी। अगर कोई डिजीज़ ना होती और वो नीमोथोरक्स के साथ स्पॉन्टेनियस वाले के साथ आता तो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस कहती। ये है सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस नीमोथोरक्स हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आप ट्रीट कैसे करोगे। ट्रीट अब जो होता है ना, ये होता है कि स्पॉन्टेनियस जो है उसको देखते हैं है कितना ज़्यादा। अगर है 2 सेंटीमीटर से कम और सिम्टम्स नहीं आ रहे तो उसको कुछ नहीं करना। लेकिन हमारे पेशेंट को तो सिम्टम्स आ रहे हैं, पेन भी है, उसको टेकिकार्डिया टेकिपनिया है, तो हम करेंगे इसके अंदर चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन या ट्यूब thoracostomy in fifth intercostal space anterior to mid axillary line attached with underwater seal। ये पूरा लिखना होता है, attached with underwater seal। बहुत सारे लोग नहीं करते लिखते। अच्छा, कोई के अभी मैसेज आया है कि नीडल डिकम्प्रेशन क्यों नहीं करनी। नीडल डिकम्प्रेशन हमें ज़रूरत होती है टेंशन न्यूमोथोरिक्स के अंदर मेनली। ये टेंशन न्यूमोथोरिक्स नहीं है, ये वैसे ही न्यूमोथोरिक्स है, सिर्फ स्पॉन्टेनियस वाला। तो इसमें नीडल डिकम्प्रेशन का कोई रूल नहीं है, टेंशन वाले को नीडल डिकम्प्रेशन करनी है। एंटीरियर टू मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन होता है, मैंने क्लेविकुलर बोला है। एंटीरियर टू मिड एक्सिलरी लाइन। उसके बाद उसने पूछा है कि प्रिंसिपल में फ़र्दर मैनेजमेंट में क्या कर सकते हो। क्योंकि ये सेकेंडरी है तो गाइडलाइंस कहती हैं कि सेकेंडरी वाले को फर्स्ट के बाद ही, फर्स्ट एपिसोड के बाद हम प्लोरोडिसिस कर सकते हैं। प्लोरोडिसिस कर सकते हैं। प्लोरोडिसिस क्या होता है कि इरिटेटिंग सब्सटेंस जो कि फाइब्रोसिस कराएगा चेस्ट हमारी प्लूरल कैविटी और चेस्ट वॉल के दरमियान में, वो डाल देंगे, इंजेक्ट कर देंगे हम, और जो है ना सारा का सारा फाइब्रोसिस होके कैविटी ख़त्म हो जाएगी।
ब्लरी डिसेस कर सकते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास राइट डाउन दी स्टेप्स ऑफ टोटल थायराइडेक्टमी, 4 मल्टीनोड्यूलर गॉइटर और 2 कॉम्प्लिकेशंस। करते हैं 1 मिनट। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले तो आप लोगों ने वो लिखना है कि बिफोर ऑपरेशन, एक लाइन में लिख दो तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके अंदर क्या होता है कि आपने उसको यूथायराइड करना है, ये बात लिखोगे आप। उसके बाद स्टेप्स के अंदर आप क्या लिखोगे, जनरल एनेस्थीसिया दो, नेक को एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा जो है एलिवेट करेंगे हेड साइड को। इंसियन कैसे देना है, इंसियन हम देते हैं कॉलर इंसियन 2 सेंटीमीटर अबव सुप्रास्टर्नल नॉच। और इंसियन का एक्सटेंट क्या होता है, posterior border of one sternocleidomastoid to the posterior border of other sternocleidomastoid। ठीक है, इंसियन दे दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, सबकुटेनियस टिश्यू प्लाटिज्मा को इंसाइज करना है, सब प्लाटिज्मस सब प्लाटिज्मल फ्लैप जो है उसको रेज करना है, ऊपर तक लेके जाना है। फिर पड़े हुए होंगे स्ट्रैप मसल। स्ट्रैप मसल कौन से होते हैं, 4 मसल्स होते हैं, थायरोहॉइड, ओमोहॉइड, स्टर्नोहॉइड और स्टर्नोथायराइड। ये 4 मसल्स हैं। आप इनको, अब डिपेंड करता है कि थायराइड नीचे कितना है, अगर बड़ा है तो इनको इनसाइड इसको कर सकते हैं, रिट्रैक्ट कर देंगे, वरना एक साइड पे मसल्स को कर दो, दूसरी साइड से थायराइड आपके सवाल सामने आ जाएगा। उसके बाद थायराइड का अपर पोल और लोअर पोल देखना है। थायराइड के अपर पोल के ऊपर सुपीरियर थायराइड आर्टरी और सुपीरियर थायराइड वेन होती है, और थायराइड का जो अपर पोल होता है उसके ऊपर ही एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व होती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, उसने लिखा होता है कि अपर पोल है उसके ऊपर क्या बचाना है, अपर पोल के ऊपर हमने एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व को बचाना है, आर्टरी और वेन को हमने लाइगेट कर देना है। उसके बाद आएंगे लोअर पोल के ऊपर। लोअर पोल के ऊपर क्या होता है हमारे पास, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है, इंफीरियर पोल के इंफीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड वेन होती है, उनको लाइगेट कर देंगे, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को सेपरेट करके रख लेंगे अपने पास, मतलब उसको बचाना है हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम लोबेक्टमी करनी है तो एक लोब को निकाल देंगे, इस्थमेक्टमी करनी है तो एक इस्थमस को निकाल देंगे। इसके अंदर टोटल थायराइडेक्टमी करनी है, थायराइड और उसके कैप्सूल को सारे को निकालेंगे, रिमूव कर देंगे, ट्रेकिया से पहले उसको साइड पे करके फिर उसके बाद उसको सारा का सारा रिमूव कर देंगे। हेमोस्टेसिस को सिक्योर करेंगे, ड्रेन डालेंगे। ड्रेन जो है कोशिश करते हैं कि जो इंसियन सेम है उससे ही ना डालें, अगर उससे ही डाल रहे हैं तो जो बाद में स्टिचेस खुलने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। ये एब्डोमेन में ज़्यादा कॉमन है, इसके अंदर सेम उससे ही ड्रेन आप कर सकते हैं, सेम से ही करते हैं, ड्रेन डाल दोगे और मसल्स को, जो मसल्स हैं सारी की सारी उनको अप्रॉक्सीमेट करोगे और एब्जॉर्बेबल सूचर से उसके बाद जो है स्किन को सूचर लगा दोगे। ये पूरा का पूरा हो गया है प्रोसीजर। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, हेमरेज हो सकता है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के पास ही हो सकती है। अच्छा, 5 मिनट की ब्रेक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।
मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कोई मैसेज कर दो। आवाज आ रही है। क्लियर आ रही है? अच्छा, जहाँ पे ख़राब हो बता देना, क्योंकि थोड़ा सा नेट का इशू है। हाँ जी, क्लियर आ रही है अभी। अच्छा, मैं पहले स्टेप्स रिवाइज कर देती हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना अभी, मैं फिर कर देती हूँ। स्टेप्स के अंदर पूछा है स्ट्रैप मसल कौन से होते हैं। स्ट्रैप मसल के अंदर है थायरोहाइड, ओमोहाइड, स्टेर्नोहाइड और स्टेर्नोथायराइड। ये 4 हैं स्ट्रैप मसल। उसके अलावा स्टेप्स पूरे के पूरे रिवाइज कर देती हूँ। स्टेप्स के अंदर आपने क्या करना है, जनरल एनेस्थीसिया देना है पेशेंट को, पोजीशन बनानी है, कॉलर इंसिजन देना है। उसके बाद प्लेटिज्मा को इंसाइज करना है, अपर फ्लैप को उठाना है, ऊपर तक ले जाना है। कहाँ तक ले जाना है? थायराइड कार्टिलेज तक। और नीचे वाला फ्लैप सुप्रास्टर्नल नॉच तक ले जाना है। ठीक है। उसके बाद अपर पोल पे देखना है, लोअर पोल पे देखना है। अपर पोल पे क्या होगा? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होगी, लोअर पोल के ऊपर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होगी। उनको आपने सेव करना है, बाकी चीज़ों को लाइगेट करना है, आर्टरी और वेन को। उसके बाद क्या करना है, आपने जितना पार्ट निकालना है उसको रिमूव करोगे और बाकी सब कुछ अप्रॉक्सीमेट करके बंद करते हुए आ जाओगे। ये सिंपल सा है। ठीक है, समझ आ गई? मैसेज करो ताकि मुझे पता चले आप लोगों को आवाज़ सही से आ रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 60-year-old man presented to OPD with history of weight loss, hematuria, dull pain in right lumbar area. On examination, he has mobile mass and anemic. और डायग्नोसिस क्या है? रीनल सेल कार्सिनोमा है। पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का अगर किसी को पता है इसके अंदर कौन से होते हैं तो लिख के पढ़ना, मैं बताती हूँ आप लोगों को। चलिए मैं बता रही हूँ, सुन लें अब आप लोग। पॉलीसाइथीमिया होता है इसके अंदर ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। हाइपरकैल्सीमिया होता है क्योंकि इसके अंदर पैराथायराइड हार्मोन लाइक पेप्टाइड प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से। उसके अलावा क्या होता है? हाइपरटेंशन होती है ड्यू टू यूरेनियम ओवर प्रोडक्शन। ठीक है। उसके अलावा ACTH की ओवर प्रोडक्शन होती है जिसकी वजह से कुशिंग हो जाता है, कुशिंग सिंड्रोम। हेपेटिक डिसफंक्शनिंग हो सकती है। इतना काफ़ी है। एरिथ्रोपोइसिस हो गई, इथ्रोपोइटिन ज़्यादा हुआ तो पॉलीसाइथीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरटेंशन, कुशिंग। ये 4 चीज़ें लिख दोगे तो काफ़ी है। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवाओगे? सबसे पहले तो यूरिन एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर, कॉन्ट्रास्ट एनहांस CT स्कैन करा सकते हैं, MRI करा सकते हो। उसके बाद एक्सरे चेस्ट, CT चेस्ट ये करवा सकते हो क्योंकि ये चेस्ट के अंदर जाता है और बोन्स में भी जाता है तो इसलिए बोन स्कैन करवा सकते हैं। ऑपरेशन कौन सा करते हैं? रेडिकल नेफ्रेक्टमी करते हैं या पार्शियल नेफ्रेक्टमी करते हैं? रेडिकल नेफ्रेक्टमी ज़्यादा करते हैं, जो कि रेडिकल नेफ्रेक्टमी में क्या क्या रिमूव होता है? किडनी, एड्रिनल ग्लैंड्स,
जीरियोटाफेशिया, लिम्फ नोड और यूरेटर। और हम पार्शियल लेप्टेक्टमी कब करते हैं? अगर दोनों किडनीज इन्वॉल्व हुई हुई हैं तो हम दोनों को तो रिमूव नहीं कर सकते ना, कुछ तो पीछे भी छोड़ना है। तो फिर हम देखते हैं अगर एक पोल के ऊपर है ना, जैसे दोनों में से किसी के एक पोल के ऊपर है, अपर पोल के ऊपर है, तो सिर्फ अपर वाला पोल निकाल देते हैं, लोअर पोल को रहने देते हैं। इस तरह से उसको कहते हैं हम कि वो पार्शियल लेप्टेक्टमी है। समझ आ गई? रेडिकल में हम क्या क्या रिमूव करते हैं? हम रिमूव करते हैं किडनी, एड्रीनल ग्लैंड, जीरियोटाफेशिया, लिम्फ नोड और अपर पार्ट ऑफ यूरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर द यूनिलेटरल निपल डिस्चार्ज इन 35-year-old फीमेल। इसके डिफरेंशियल्स लिखने हैं, लिखिए आप लोग कोई एक दो। सही है। सबसे पहले तो सरफेस से अगर हो रहा है डिस्चार्ज सरफेस ऑफ द स्किन से, तो हम कह सकते हैं एक्जिमा है या पैचेट्स डिजीज है। ये दो चीज़ें हो गई। फिर डक्ट से हो रहा है अगर, तो ब्लड डिस्चार्ज अगर है तो हम उसको कह सकते हैं कार्सिनोमा, पेपिलोमा। ये दो चीज़ें होती हैं। अगर है हमारे पास ब्लैक या ग्रीन कलर का डिस्चार्ज, तो उसको हम कहते हैं डक्ट एक्टेजिया में होता है वो। अगर है हमारे पास सीरियस डिस्चार्ज, तो फाइब्रोएडिनोसिस हम मेनली कहते हैं। और मिल्क तो है लैक्टेशन के अंदर, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर या प्रोलैक्टिनोमा के अंदर। ये सारी कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। 12 क्वेश्चन है। 30-year-old male presented with difficulty passing urine for last 4 months. He passes urine with thinning of the stream and has to strain on urination. What is your diagnosis? Diagnosis लिखें। इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम एज देखें 30 ईयर्स है, तो बीपीएच और कार्सिनोमा का चांस डिक्रीज हुआ हुआ होता है, तो उसका चांस नहीं है। तो हमने स्ट्रक्चर को मेनली रखना है डायग्नोसिस में। इसको कंफर्म कैसे करेंगे? यूरिथ्रोस्कोपी और यूरिथ्रोग्राफी करा सकते हैं। फ्लेक्सिबल या रिजिड यूरिथ्रोस्कोपी कराते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होता है इसके लिए? एक तो हम डायलिटेशन कर सकते हैं, और इसके अलावा यूरिथ्रोटोमी कर सकते हैं और यूरिथ्रोप्लास्टी कर सकते हैं।
ट्विस्टोटॉमी के अंदर क्या है कि साइड से उसको कट करके थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि स्ट्रक्चर कम हो जाए, नैरोइंग हुई हुई है। और ये यूरेथ्रोप्लास्टी के अंदर एक्ससीएन करके टेंशन फ्री क्लैप लगा देते हैं दरम्यान में, उसको यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं। कॉज क्या हो सकता है स्ट्रक्चर का? स्ट्रक्चर का कॉज ट्रॉमा हो सकता है, गोनोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है, आफ्टर सर्जरी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से हो सकता है, स्ट्रक्चर बन जाए बाद में। लास्ट क्वेश्चन है ये। 32-year-old female attends surgical outpatient clinic with recurrent right submandibular swelling and low-grade fever. Swelling become bigger in size during eating. On clinical examination, she has redness and tenderness in right submandibular area with poor orodental hygiene. OPG X-ray indicate 0.5 multiplied by 0.5 centimeter opacity in sublingual area. डायग्नोसिस बताएं और डिफरेंशियल्स भी लिखते हैं क्योंकि और कुछ नहीं पूछा हुआ। इसका आंसर किसी को नहीं पता? किसी ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया? अच्छा सही है, नहीं आता। साइलोडिनाइटिस ड्यू टू साइलोलिथियसिस, इसको स्टोन हुआ था पहले, उसको कहते हैं साइलोलिथियसिस, ठीक है। अब उसको साथ जो है ना इन्फेक्शन चल रहा है, लो ग्रेड फीवर है और रेडनेस है और टेंडरनेस है, जब हमने फिर एग्जामिनेशन पे देखा है। तो हाँ, स्टोन तो है लेकिन साथ इन्फेक्शन भी है। इसको कहेंगे साइलोडिनाइटिस ड्यू टू साइलोलिथियसिस, स्टोन्स के ऊपर इन्फेक्शन हो गया है। अब 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसके बताने हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पैरोटिड की कोई भी स्वेलिंग आप लिख सकते हो, सजोग्रन सिंड्रोम लिख सकते हो और सबमंडिबुलर ग्लैंड की स्वेलिंग ही लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों ऊपर लिख के उसके नीचे सजोग्रन सिंड्रोम लिख सकते हो, उसके अंदर भी स्वेलिंग होती है, पेनफुल इसी तरह से होता है। उसके साथ भी वार्थिन ट्यूमर लिख सकते हो, पेरोटिड का ट्यूमर लिख सकते हो, पेरोटिड का स्टोन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो इस वाले एरिया में हो, मैंडिबल के साथ, मतलब एंगल ऑफ जॉ पे हो, स्वेलिंग को लिख सकते हैं इसके अंदर। बिनाइन में नहीं लिखो तो ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि बिनाइन चीज़ बता रहा है वो। कैंसर ना लिखना, लिखना हो तो एंड पे लिख सकते हो, लिख देना, ठीक है। ये कंप्लीट हो गए हमारे 3 पेपर आज के, बल्कि हमारी S2 कंप्लीट हो गई है, कल से आपको S1 करवाएंगे। किसी का कोई मसला इसमें हो, पूछना हो पूछ ले, वरना ग्रुप में क्वेश्चन भेज दें, बता देंगे। टू 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट, अच्छा देखते हैं कौन सा था, मुझे याद नहीं है।
अच्छा सोफिया, आप यही कह रही हो ना, यही वाला क्वेश्चन के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है इसका, यही है ना? 2019 का, हाँ जी यही है, सी बार। इसके उसको हुआ है एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया एम्बोलाइजेशन की वजह से, साथ उसको एट्रियल फिब्रिलेशन भी है। तो हमने क्या करना है, जब पेशेंट आएगा ना, उसको पेन रिलीव करना है, पेन किलर देने हैं, हेपरिन देना है। उसके बाद एट्रियल फिब्रिलेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब ट्रीट करना साथ ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसको ट्रीट करेंगे। उसके लिए बीटा ब्लॉकर और डाइजॉक्सिन्स देते हैं। उसके अलावा कार्डियोवर्जन कर सकते हैं, लेकिन वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कब क्या करना है, बस इतना आप लिखोगे एट्रियल फिब्रिलेशन को ट्रीट करना है हमने। उसके बाद आप एस्पिरिन दे सकते हो। और जो एम्बोलस बना हुआ है उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप एम्बोलेक्टमी करो, या तो आप इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस करो। इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस के लिए हम टीपीएस यूज़ करते हैं, एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज। इनके अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। समझ आ गया आपको? अब बाकियों के मैं क्वेश्चन देखती हूँ क्या क्या है। ये सारा ट्रीटमेंट जब पेशेंट आ रहा है ना उसी को करना है। उसका जो एम्बोलेक्टमी और या तो हमने थ्रोम्बोलाइसिस करनी है ना, वो 6 आवर्स के अंदर अंदर करनी होती है। वो 6 आवर्स के अंदर करनी है। पेशेंट आ गया ना, तो एम्बोलेक्टमी या उसकी तो थ्रोम्बोलाइसिस करनी है, वो 6 आवर्स के अंदर करोगे। बाकी सारा ट्रीटमेंट स्पॉटिव दोगे जब आ गया पेशेंट। ठीक है, स्टेप्स भेज देती हूँ ग्रुप के अंदर। वैसे मैंने बुक से ही किया हुआ, कोई नोट्स नहीं बनाए हुए। 13 का डायग्नोसिस रिपीट कर दें? रिपीट बता दिया, वही है, किसी ने भी रिप्लाई किया हुआ। साइलोडिनाइटिस ड्यू टू साइलोलिथियसिस। उसको साइलोलिथियसिस का कैसे पता चला है हमें, उसके अंदर लिखा हुआ है ना कि स्टोन पता ओपेसिटी है, तो वो हो गया साइलोलिथियसिस। और हाँ, ये स्टोन उसका पड़ा हुआ है, ऊपर इन्फेक्शन हो गया है। साइलोडिनाइटिस ड्यू टू साइलोलिथियसिस, ये है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी मैं सारे मैसेजेस पढ़ लेती हूँ, कोई मिस भी हो गया होगा तो। चलें ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं है?